इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुने। कहकर साहिल ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया तो वसुंधरा छटपटाने लगी और उसे छूटने की कोशिश करने लगी। अपने बचाव में उसने अपने नाखूनों से साहिल के मुंह को जगह जगह नोच लिया था, लेकिन साहिल उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन ये भी सच था कि उसे तकलीफ बहुत हो रही थी। वह दर्द के मारे गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए बोला, मेरा सब्र मत आजमाओ वसु। मैं कह रहा हूँ कि आराम से मेरी बात मान लो, क्योंकि जितनी आसानी से तुम मेरी बात मानोगी उतनी ही तकलीफ तुम्हें कम होगी। अगर तुम्हें लगता है कि यह हरकतें करके तुम मुझसे बच जाओगी तो यह नामुमकिन है। आज तुम्हें मुझसे भगवान भी नहीं बचा सकता। आज तो मैं किसी भी कीमत पर अपनी हसरत पूरी करके ही रहूँगा, तुम्हें हासिल करके ही रहूँगा। वसुंधरा उसके गुस्से से सहम गई और डर के मारे कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। एक तो साहिल का इस तरह से यहाँ आना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था, और फिर उसकी यह हरकत और ऊपर से उसके चिल्लाने से तो उसे और भी ज़्यादा घबराहट और कपकपाहट होने लगी थी। लेकिन आज हिम्मत हारने का मतलब था हमेशा के लिए अपनी इज्जत को खो देना, और वो अपने जीते जी अपने साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर उसने अपनी आंखें खोली और बड़ी हिम्मत जुटा करके चिल्लाकर बोले, यह तुम गलत कर रहे हो साहिल। तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ मैं, तुम्हारी भाभी हूँ, और भाभी माँ के समान होती है। भाभी पर बुरी नज़र डालने वाला इंसान। साहिल को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसका हाथ पकड़कर खुद से दूर किया और फिर एक जोर का थप्पड़ उसे लगाया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गई। और फिर उसके पास ज़मीन पर बैठकर गुस्से से फुफकारते हुए बोला, कौन सा भाई, किसकी पत्नी और कौन सी भाभी? शायद तुम भूल रही हो कि यह शादी सिर्फ नाम की शादी थी, और जब तुम्हारा वह सो कोल्ड पति जिसकी तुम इस वक्त दुहाई दे रही, जब वो ही तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, तो तुम क्यों यह पति पत्नी का राग अलापे जा रही हो? कोई नहीं हो तुम संस्कार भाई की, समझी ना? कहकर साहिल ने वसुंधरा का हाथ पकड़कर उसे जोर से खींचा, जिस वजह से उसके सूट की बाजू फट गई। अपने कपड़ों की यह हालत देखकर उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। वह पास में पड़ा हुआ अपना दुपट्टा उठाकर खुद को ढकने की कोशिश करने लगी, लेकिन सब बेकार था, क्योंकि साहिल ने अपने एक हाथ से उसका दुपट्टा छीना और दूर फेंक दिया, और उसके सूट की दूसरी बाजू भी बेदर्दी से खींचकर फाड़ दी, और फिर वसुंधरा को बेड पर पटक दिया और खुद उसके करीब होने लगा। तो वसुंधरा उसके आगे अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, ये मत करो साहिल, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, रिश्ते में तुम्हारी भाभी हूँ, यह सच है, और यही हमारा रिश्ता है। देवर भाभी के रिश्ते को कलंकित मत करो साहिल, यह सब गलत है। तुम्हारे भाई के साथ एक जायज़ रिश्ता है मेरा। साहिल उसके ऊपर आया और उसके बालों को कसकर पकड़कर बोला, अभी कहा ना मैंने तुमसे कि तुम्हारा संस्कार भाई के साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इस रिश्ते की दुहाई देना बंद करो, और अब मेरे भाई का नाम भी अपने मुंह से मत लेना। धीरे धीरे करके वह वसुंधरा के करीब होने लगा और वसुंधरा उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ उसे समझाने की भी थी, लेकिन उस पर तो जैसे पागलपन सवार था। वह कहाँ मानने वाला था, वह तो बस किसी भी तरह से उसके जिस्म को हासिल करना चाहता था और उस पर हावी हो रहा था। वसुंधरा अपना लगातार बचाव किए जा रही थी, जिससे उसके हाथों की चूड़ियाँ टूटकर यहाँ वहाँ बिखर चुकी थी, और कुछ चूड़ियाँ तो टूटकर उसके हाथों में भी घुस गई थी चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, बाल बिखर चुके थे, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे, लेकिन साहिल को तो उसकी हालत पर बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। उसे तो बस किसी भी तरह से अपने जुनून, अपनी जिद को पूरा करना था, चाहे उसकी कीमत किसी को भी किसी भी तरह से क्यों ना चुकानी पड़े। वसुंधरा के शरीर पर कितनी चोट लगी है और उसका शरीर कितनी जगह से लहूलुहान है, इसका कोई होश नहीं था। इस वक्त तो वह बस अपनी आत्मा को लहूलुहान होने से बचाना चाहती थी, लेकिन अब वसुंधरा को लग रहा था कि आप उसका
बचना नामुमकिन है, लेकिन वह अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने एक आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपना सारा जोर लगाया और साहिल को जोर से खुद पर से धक्का दे दिया। साहिल ने सोचा नहीं था कि वसुंधरा कुछ ऐसा करेगी, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं सका और बेड से नीचे जा गिरा और बेड का एक कोना उसके माथे में लग गया। उसे इतनी जोर से लगा था कि उसके माथे से खून बहने लगा था। साहिल ने जल्दी से अपने माथे पर अपना हाथ रख दिया और दर्द के मारे चिल्ला पड़ा। तो वहीं मौका पाकर वसुंधरा जल्दी से बेड से उठी। उसने अपना दुपट्टा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन साहिल भी उससे तेज निकला और उसके दरवाज़ा खोलने से पहले ही उसके पास पहुंच गया और गुस्से के मारे उसके 2 थप्पड़ जोर से लगाए। अब की बार वसुंधरा के गालों पर उसकी उंगलियों के निशान छप गए और उसके होंठों के कोर भी कट गए और उनसे खून निकलने लगा था। उसके बाद भी उसे चैन नहीं आया तो वसुंधरा का हाथ पकड़ा और उसे दीवार की तरफ जोर से धक्का दे दिया, जिस वजह से वसुंधरा के माथे में बहुत जोर की चोट लग गई और उसे चक्कर आने लगे थे, जिस वजह से वो लड़खड़ाई और साइड की टेबल पर रखा हुआ एक कांच का शो पीस उसका हाथ लगकर जमीन पर गिर गया, जिससे वह बहुत जोर की आवाज़ हुई। संस्कार अपने घर पहुंच चुका था। 1 घंटे का रास्ता उसने आधे घंटे में ही तय कर दिया था, लेकिन इस आधे घंटे में उस पर और वसुंधरा पर क्या बीती थी, यह तो सिर्फ वह दोनों ही जानते थे। वसुंधरा यहाँ साहिल के जुल्मों का शिकार हो रही थी, तो वहीं संस्कार वसुंधरा की हालत के बारे में सोचकर पल पल मर रहा था। गाड़ी के रुकते ही वो तीर की तरह अपनी कार से निकला और भागते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे पर जाकर उसने दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। वो जल्दी से भागकर वापस अपनी कार के पास गया और फिर उसके डैशबोर्ड पे रखी हुई चाबी निकाला, जिसे वह अक्सर तब इस्तेमाल किया करता था जब वो ऑफिस से लेट आया करता था। वो वापस घर की तरफ आया और अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी को दरवाजे में लगाया और ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, प्लीज़ गॉड हेल्प मी। काश के घर का ताला इतने सालों में ना बदला हो, काश की यही चाबी हो। कहकर उसने चाबी घुमाई तो दरवाज़ा खट से खुल गया और उसके चेहरे पर एक सुकून का झोंका आकर गुजर गया। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गया और ज़ोर से चीख कर बोला, धरा धरा। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगा तो उसने कुछ गिरने और हल्के शोर शराबे की आवाज़ सुनी तो वह और ज़्यादा घबरा गया और उसे अपने दिल का डर सच होता महसूस हुआ। वो भागता हुआ सीढ़ियों से ऊपर आया और जहाँ से वह आवाज़ें आ रही थी उस और बढ़ गया। यह रास्ता वसुंधरा के कमरे की तरफ जा रहा था। यह सोचकर वह और ज़्यादा घबराने लगा। वसुंधरा के कमरे के पास पहुंचा तो आवाज़ें उसके कमरे के अंदर से ही आ रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा और चिल्लाकर बोला, धरा धरा दरवाज़ा खोलो धरा। साहिल के कानों में भी संस्कार की आवाज़ पड़ी, लेकिन वह वसुंधरा को छोड़ने को तैयार नहीं था। इधर संस्कार की आवाज़ सुनकर वसुंधरा को थोड़ी सी हिम्मत मिली और वह ज़ोर से चिल्लाई, संस्कार प्लीज़ हेल्प मी। फिर वह साहिल से कहने लगी, साहिल छोड़ दो मुझे, संस्कार यहाँ आ गए हैं, अब तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते। साहिल अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए हुए बोला, मैं जानता हूँ कि संस्कार भाई अब मुझे नहीं छोड़ेंगे और जब मुझे सज़ा मिलनी तय ही है तो क्यों ना वो पाप कर ही लो जिसके लिए मुझे सज़ा मिलेगी। कहकर वो उसके चेहरे पर झुक गया तो वसुंधरा जल्दी से पलट गई तो साहिल ने गुस्से में आकर उसका सूट पीछे फाड़ दिया। ये महसूस होते ही तो वसुंधरा के तन से तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसकी ये दुर्दशा होगी ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। वो बेसुध सी हो गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। साहिल ने उसे फिर से अपनी तरफ किया और मन ही मन बोला, मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम किया था ना तूने, और अब देख मैंने कुछ भी ना करके भी तेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। उम्र भर भी सबको इस बात का भरोसा दिलाएगी ना कि इस बंद कमरे में कुछ नहीं हुआ है, तो भी कोई तेरी बात पर भरोसा नहीं करेगा। यह कहकर वह शैतानी तरीके से मुस्कुरा दिया। इधर वह संस्कार ने
वसुंधरा के कमरे का दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन वह भी अंदर से लॉक था। तो उसने अपनी जेब से चाबी का गुच्छा निकाला, जो वो नीचे लगे कि हैंगर से उतार कर लाया था, और जल्दी से उसके कमरे की चाबी निकालकर वह दरवाज़ा भी खोल दिया। और अपने सामने के नज़ारे को देखते उसका चेहरा सख्त हो गया और वो यह सब देखकर हैरान रह गया। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस गई और चेहरे पर खून उतर आया और होंठ गुस्से से फड़फड़ाने लगे, तो वहीं आंखें गुस्से से दहकते अंगारों जैसी हो गई थी। गुस्से की वजह से उसके पूरे शरीर पर नसें कसकर उभर आई थी, जैसे ही फटने को तैयार हो। वो जबड़े भींचते हुए और गहरी और तेज आवाज़ के साथ चिल्लाया, साहिल। साहिल वसुंधरा के ऊपर था और वसुंधरा साहिल के नीचे। वसुंधरा उसे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन साहिल उस पर हावी हुए जा रहा था। और संस्कार की आवाज़ देने के बाद भी साहिल ने उसे नहीं छोड़ा, तो संस्कार जल्दी से उनके पास आया और साहिल की गर्दन पकड़कर उसे वसुंधरा को ऊपर से हटाया और जोर का धक्का देकर उसे वसुंधरा से दूर कर दिया। और फिर एक नज़र वसुंधरा पर डाली। वसुंधरा की हालत देखते उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। जहाँ तहाँ से फटे हुए कपड़े, जिस्म पर लगे हुए खरोंचने और काटने के निशान, हाथों पर चूड़ियों के टूटने के निशान, चेहरे पर आंसुओं के निशान, बिखरे हुए बाल, देखने में वह कहीं से भी वसुंधरा नहीं लग रही थी, या तो कोई और ही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर संस्कार की आंखों के साथ साथ उसका दिल भी रो पड़ा। उसने जल्दी से उसे उठाया और अपनी बाहों में भर लिया और फक रो पड़ा। लेकिन जैसे ही उसके हाथ वसुंधरा की खाली पीठ पर पड़े, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो उसे पलटकर उसकी हालत को देखता उससे पहले ही वसुंधरा तो जैसे अपने होश में ही नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने जिस्म पर किसी की पकड़ मजबूत होती महसूस हुई, उसने संस्कार को जोर का धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, दूर हो जाओ मुझसे, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मत करो मेरे साथ ऐसा। वसुंधरा को देखकर लग रहा था जैसे वो अपने होश हवास खो चुकी है। उसे इस तरह करता देखकर संस्कार का दिल तो कट कर रहा गया। वह बार बार उसके करीब आकर संभालने की कोशिश करता और वसुंधरा बार बार उसे झटक देती। जब काफ़ी देर की कोशिशों के बाद भी वसुंधरा अपने होश में नहीं आई, तो संस्कार ने एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा दिया और रोते हुए बोला, होश में आओ धरा, होश में आओ, मैं हूँ संस्कार, मैं आ गया हूँ, डरो मत, अब तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी यह बात सुनकर वसुंधरा उसे अपनी खुलती बंद आंखों से उसे देखने लगी, तो संस्कार ने वसुंधरा को अपने करीब खींचा और अपने गले से कसकर लगा लिया। काफ़ी देर तक वसुंधरा उसे छूटने की कोशिश करती रही, जैसे उससे शिकायत कर रही हो। इतनी देर तक वो कहाँ था? वो उससे छूटने की कोशिश करती रही, जैसे उससे नाराज़गी जता रही हो, लेकिन संस्कार ने भी उसे नहीं छोड़ा और उस पर अपनी पकड़ बनाए रखी, जैसे उसे भरोसा दिला रखा हो कि मैं आ गया हूँ और अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर बाद जब वसुंधरा को यकीन हो गया कि अब वह सुरक्षित हाथों में है, तो फिर उसने खुद को संस्कार की बाहों में ढीला छोड़ दिया, क्योंकि कहीं न कहीं यह स्पर्श उसे जाना पहचाना महसूस हो रहा था और साथ ही एक सुकून भी दे रहा था। संस्कार काफ़ी देर तक उसके सिर को सहलाता रहा और फिर थोड़ी देर बाद उसने छटपटाना बंद कर दिया, तो संस्कार ने उसे हल्का सा खुद से दूर किया और अपना कोट उतार कर उसे पहना दिया। उसके ऐसा करते ही उसे ये एहसास हुआ कि साहिल की वजह से उसकी क्या हालत है, तो वो संस्कार के सीने से लगकर जोर जोर से रो पड़ी। उसका एक एक आंसू संस्कार के दिल पर तेजाब बनकर गिर रहा था। जहाँ उसकी शर्ट उसके आंसुओं से भीग रही थी, वहीं उसका मन भी उसके आंसुओं से भीग रहा था। आज वह बहुत बड़े गिल्ट में था कि अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका। आज उसकी वजह से ही उसकी पत्नी की यह हालत है। आज उसकी वजह से ही उसका खुद का भाई उसकी पत्नी की इज्जत पर हाथ डालने की सोच पाया है। ना वह अपनी पत्नी को यहाँ छोड़ता और ना ही उसकी यह हालत होती। शादी होने के बाद भी वह ना एक अच्छा पति बन सका और ना ही एक अच्छा इंसान। उसने आज तक कौन सा पति होने का फ़र्ज निभाया था? ये सोचकर उसने वसुंधरा पर एक बार फिर से अपनी पकड़ कस कर दी।
उसने वसुंधरा को खुद से दूर किया और फिर उसका चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में भर लिया। फिर अपने दोनों अंगूठों से उसके आंसुओं को पोंछा और फिर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला, आई एम सॉरी धरा, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। मेरे होते हुए तुम्हें यह दिन देखना पड़ा तो मेरे होने का फ़ायदा ही क्या है। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारे मुजरिम को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो। वसुंधरा उसकी बात सुनकर उसे बेयकीनी से देखने लगी, जैसे उससे पूछ रही हो क्या जो वह कह रहा है वह वो कर भी पाएगा। उसकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे, संस्कार के लिए जो जायज़ भी थे, क्योंकि जो कुछ भी बीते सालों में हुआ है उसके बाद वसुंधरा का उस पर यकीन करना नामुमकिन ही था। लेकिन फिर भी संस्कार ने अपनी आंखों के इशारों से ही उसे यकीन दिलाया तो वसुंधरा शांत हो गई। तो फिर संस्कार ने उसकी फिक्र जताते हुए उससे पूछा, तुम ठीक हो ना धरा? वसुंधरा ने खुद को संभाला और अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोली, वो बड़ी मुश्किल से बस इतना ही कह पाई थी। संस्कार ने अपनी आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार भरकर उसे देखा और बोला, बस थोड़ी देर के लिए और खुद को ही संभाल लो धरा। उसके आगे कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी तुम्हें खुद को अकेले संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। यह वादा है संस्कार ठाकुर का अपनी पत्नी वसुंधरा संस्कार ठाकुर से। संस्कार ने अपने दिल की बात कह तो दी थी, लेकिन वसुंधरा के लिए उस पर यकीन करना अब भी मुमकिन नहीं था। वसुंधरा तो बस अपनी सूनी आंखों से उसे देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसकी बातों पर कैसे रिएक्ट करे और कैसे नहीं। संस्कार ने उसे जमीन से उठाकर बेड पर बैठा दिया और साथ ही बेड पर पड़ी चादर को उसे उड़ा दिया और फिर वह साहिल की तरफ मुड़ा। साहिल एक कोने में अपने सिर को पकड़कर बैठा था। एक तो उसके सिर में पहले ही चोट लगी थी और फिर उसे संस्कार के धक्का देने की वजह से उसके सिर में दोबारा चोट लग गई थी, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे और उससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा था। वह तो यहाँ से कब का भाग जाता, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि जो हरकत उसने वसुंधरा के साथ की है उसके बाद तो संस्कार के हाथों उसकी मौत तो तय ही है। लेकिन संस्कार के एक घूंसे ने ही उसकी वह हालत कर दी थी जो वह खड़े होने लायक भी नहीं था। उसे देखकर एक बार फिर से संस्कार की आंखों में गुस्सा उतर आया। जिस आंखों में अभी थोड़ी देर पहले वसुंधरा के लिए फिक्र नजर आ रही थी, इस वक्त उन्हीं आंखों में साहिल के लिए सिवाय नफरत और गुस्से के ज्वालामुखी के और कुछ भी नहीं था। और अब वह ज्वालामुखी की आग में साहिल जलने वाला था। संस्कार गुस्से से फड़फड़ाते हुए उसके पास गया और उसे उसके कॉलर को पकड़कर उसे ज़मीन से उठाकर खुद के सामने खड़ा किया और उसके मुंह पर एक जोर का मुक्का मारते हुए बोला, शर्म नहीं आई तुझे देवर भाभी के पाक रिश्ते को बदनाम करते हुए? संस्कार का मुक्का करते हुए साहिल एक बार फिर लड़खड़ा गया और ज़मीन पर गिर गया। तो संस्कार ने फिर से उसे ज़मीन से उठाया और अब की बार उसके पेट में घूंसा मारते हुए बोला, शर्म नहीं आई तुझे अपने ही घर की औरतों की इज्जत पर हाथ डालते हुए? कहकर उसने उसके गाल पर थप्पड़ की थप्पड़ बजा दिए। साहिल ही की हालत लगातार बदतर होती जा रही थी। उसमें हिम्मत नहीं बची थी कि वह संस्कार की मार को और ज़्यादा झेल सके। हर एक थप्पड़ में वो ज़मीन पर गिरने को होता कि संस्कार उसे फिर से दोबारा अपने सामने खड़ा करता और फिर दोबारा उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता। वो उस पर गरजते हुए बोला, शर्म नहीं आई तुझे अपनी मर्यादा लांघते हुए? जिस घर में हमें हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया है, उस घर में रहकर तू अपने ही घर की औरतों पर गंदी नज़र डालने से बाज नहीं आया। संस्कार तो आज खुद पर बस ही नहीं था, वह साहिल को मारे ही जा रहा था। और साहिल को जितनी चोट उसके मारने से लगती उतनी ही ज़्यादा चोट उसे ज़मीन गिरने से लगती, क्योंकि ज़मीन पर जगह जगह कांच बिखरा हुआ था। लेकिन संस्कार तो आज साहिल की परवाह ही नहीं थी। उसकी बला से तो अगर साहिल मरता हो तो मर जाए, बस उसे गुस्सा तो इस बात पर आ रहा था
कि उसके होते हुए उसकी पत्नी के साथ इतना सब कुछ कैसे हो गया, वह भी उसके खुद के घर में, और वह भी उसके खुद के भाई के हाथों। संस्कार उसे मारे जा रहा था और उससे लगातार सवाल किए जा रहा था। वह उसे मारते हुए फिर से उससे बोला, मैंने कहा था तुझसे कि अपनी इन हरकतों से बाज आ जा, लेकिन तू अपनी इन हरकतों से बाज आने वाला था ही नहीं। गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने वसुंधरा को इस घर में छोड़ दिया, जबकि मैं अच्छे से जानता था कि तेरी उस पर गंदी नज़र शुरू से ही है। लेकिन मैंने सोचा कि तब तो तू बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था बच्चा समझकर जिस गलती को मैं माफ़ करता हूँ वह गुनाह बन जाएगी। साहिल की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। वह दोनों हाथों जोड़ते हुए गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साहिल की हालत ऐसी थी कि उससे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा था, लेकिन संस्कार के सर पर तो जैसे भूत सवार था। वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। संस्कार ने वहाँ रखा हुआ 100 पीस उठाया और साहिल के सिर पर मारने को हुआ कि तभी वसुंधरा जोर से चीखी। नहीं। वसुंधरा के चीखने पर संस्कार ने पीछे मुड़कर देखा तो वसुंधरा रोते हुए अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए बोली, नहीं ठाकुर साहब, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, उसे मत मारिए। मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी पर एक कलंक लेकर जी रही हूँ कि मैंने इस घर के बेटे को इस घर से दूर कर दिया। अगर मेरी वजह से साहिल को कुछ हो गया तो अब मैं इस बात का बोझ नहीं उठा पाऊँगी, इसलिए छोड़ दीजिए इसे प्लीज़। वो अपने हाथों को जोड़कर बोली, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं, ठाकुर साहब छोड़ दीजिए इसे। अब संस्कार को साहिल से ज़्यादा गुस्सा वसुंधरा की बातों पर आया, लेकिन वो उसकी बात को टाल भी नहीं सकता था और साहिल को माफ़ भी नहीं कर सकता था। उसके अंदर जो गुस्सा भरा था वो साहिल पर निकालना चाहता था, लेकिन वसुंधरा की वजह से वह यह नहीं कर पा रहा था। तो वह गुस्से से ज़ोर से चीखा और उसने जो वास अपने हाथ में उठा रखा था उसे ज़ोर से ज़मीन पर दे मारा, जिसकी वजह से वो पल में ही टूटकर बिखर गया। लेकिन उसके साथ ही उसका एक टुकड़ा उछलकर वसुंधरा के माथे पर भी जा लगा, जिसकी वजह से वसुंधरा की चीख निकल गई, जिसे सुनकर संस्कार का ध्यान उस पर गया और वो जल्दी से उसके पास आया और उसके माथे पर हाथ रखते हुए बोला, आई एम सॉरी धरा, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वसुंधरा ने उसकी आंखों में देखा और फिर फीका सा मुस्कुराते हुए बोली, आप कुछ भी कभी भी जानबूझकर करते ही कहाँ हैं ठाकुर साहब, आपसे तो बस सब हो जाता है। और फिर मेरी किस्मत भी कुछ ऐसी है कि आप कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं तो भी मेरे साथ बुरा ही होता है। संस्कार जानता था कि वसुंधरा उसे बीती बातों के लिए सुना रही है, लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी कहना सही नहीं समझा और वसुंधरा को वहीं छोड़ा और अपना फ़ोन उठाकर पुलिस स्टेशन का नंबर मिला दिया। थोड़ी देर में पुलिस आई तो उन्होंने देखा कि संस्कार और वसुंधरा हॉल में एक सोफे पर बैठे हैं और साहिल वहीं ज़मीन पर एक कोने में अर्ध बेहोशी की हालत में पड़ा है। पुलिस को अंदर आता देखकर संस्कार खड़ा हुआ। इंस्पेक्टर साहब अंदर आते हुए बोले, संस्कार ठाकुर। संस्कार इंस्पेक्टर साहब की तरफ आते हुए बोला, जी मैं ही हूँ और इंस्पेक्टर साहब मैंने ही आपको बुलाया है। फिर साहिल की तरफ इशारा करते हुए, ले जाइए इसे, इसने मेरी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब ने एक बार हैरानी से साहिल की तरफ देखा और बोला, यह तो साहिल ठाकुर है ना, आपका भाई। संस्कार ने नफरत भरी निगाह साहिल पर डाली और बोला, जी हाँ, यह मेरी बदकिस्मती है कि ये मेरा ही छोटा भाई है। इंस्पेक्टर ने संस्कार की तरफ देखा और बोला, आप जो कह रहे हैं वो सोच समझ कर कह रहे हैं ना मिस्टर ठाकुर, आप सच में यह कंप्लेन कराना चाहते हैं और अपने भाई को अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस में अरेस्ट भी कराना चाहते हैं। संस्कार पूरे विश्वास से बोला, जी हाँ, मैं कंप्लेन भी कराना चाहता हूँ और अपने भाई के खिलाफ़ केस भी दर्ज करवाना चाहता हूँ ताकि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और वह आगे से ऐसी कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। इंस्पेक्टर उससे हमदर्दी जताते हुए बोला, देखिए मिस्टर ठाकुर, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आपसे यही कहूँगा कि ये आपका फैमिली मैटर है तो बेहतर होगा इसे आप आपस में ही सुलझा लें। क्यों बेकार में कोर्ट कचहरी का चक्कर डाल रहे हैं।
इससे आपकी पत्नी और आपके परिवार को बेइज्जती के अलावा आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। संस्कार ने गुस्से से इंस्पेक्टर को घूरा और बोला, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप मुझे एक मुजरिम को माफ़ कर देने के लिए कह रहे हैं। इंस्पेक्टर फिर से संस्कार को समझाते हुए बोला, देखिए मिस्टर ठाकुर, मैं आपकी कंडीशन अच्छे से समझ रहा हूँ और आपका गुस्सा भी जायज़ है, क्योंकि अगर किसी भी मर्द के सामने कोई उसकी वाइफ के साथ ऐसा करेगा तो उसे गुस्सा आना लाजमी है। लेकिन फिर भी यह आपके भाई की ज़िंदगी और उसके कैरियर का सवाल है। एक बार जेल जाने का मतलब तो आप अच्छे से समझते हैं ना। सरकार ने एक जलती हुई निगाह इंस्पेक्टर पर डाली और बोला, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए आपको मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्टर साहब। और आपका काम यहाँ पर आकर मुझे सलाह देना नहीं, बल्कि मुजरिम को गिरफ्तार करना है। मैंने आपसे कंप्लेन की है तो आप मेरे नाम से एक FIR रजिस्टर कीजिए और आगे की कार्रवाई कीजिए। उसकी बात सुनकर इंस्पेक्टर भी सहम गया और फिर साहिल के हाथों में हथकड़ी लगाते हुए उसे ले जाने लगा, लेकिन फिर रुका और बोला, लेकिन पहले हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा और साथ में आपकी वाइफ का बयान भी लेना होगा। इसके लिए आपको और आपकी वाइफ को भी हमारे साथ थाने चलना होगा। संस्कार ने एक नज़र वसुंधरा पर डाली, जो सोफे पर घुटनों पर अपनी बाहें लपेटकर और अपनी गर्दन नीचे किए सहमी सी बैठी थी, और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोली, इंस्पेक्टर साहब, वाइफ अभी ट्रॉमा में है। मुझे नहीं लगता कि अभी वह थाने आने के काबिल है, और फिर आप अपने साथ लेडी इंस्पेक्टर भी नहीं लाए हैं। अगर आप उन्हें अपने साथ ले आते तो मैं अपनी वाइफ का बयान अभी दिलवा देता। इंस्पेक्टर, कोई बात नहीं मिस्टर ठाकुर, मैं आपकी वाइफ का बयान यही ले लेता हूँ। संस्कार इंस्पेक्टर को रोकते हुए बोला, हो सकता है कि आपके सामने मेरी वाइफ कुछ भी कहने में कंफर्टेबल ना हो, तो आप ऐसा कीजिए, आपके साथ लेडी डॉक्टर और इंस्पेक्टर दोनों को ले आइए, ताकि मेरी वाइफ का मेडिकल भी हो जाए और साथ में आप जो बयान लेना चाहते हैं वह भी ले पाएँ। इंस्पेक्टर को भी संस्कार की बात जच गई, तो उसने भी उसकी बात में अपनी हामी भरी और साहिल को लेकर वहाँ से चला गया। वह घर से बाहर निकला था कि तभी घर वालों की गाड़ी आकर रुकी और बबीता जी ने जैसे ही साहिल ऐसी हालत देखी, वह गाड़ी से जल्दी से उतरी और साहिल के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों से भरकर रोने लगी और रोते हुए बोली, हाय राम, मेरे बेटे की यह हालत किसने की? क्या हुआ है इसे? किसने मारा मेरे बेटे को? फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मेरे बेटे को यह हथकड़ी क्यों लगाई है और कहाँ लेकर जा रहे हो तुम इसे? छोड़ो मेरे बेटे को, तुम इसे कहीं नहीं लेकर जा सकते। इंस्पेक्टर ने बबीता जी को साहिल से दूर किया और उन्हें हल्के से गुस्से से बोला, हमने आपके बेटे को हथकड़ी क्यों लगाई, यह सवाल आप हमसे नहीं, अपने बड़े बेटे से जाकर कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें यहाँ बुलाया है और इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा है। और हाँ, अगर आपको इनसे मिलना है तो थाने आकर मिलेगा, अब जाने दीजिए हमें। कहकर वह साहिल को पकड़कर आगे ले जाने लगा। साहिल की गर्दन झुकी हुई थी, वह अपनी माँ से कुछ नहीं बोला, लेकिन उन्हें बेचारगी से देखता रहा। वैसे भी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह कुछ बोल पाता। रणधीर जी आगे आए और इंस्पेक्टर से बोले, रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, आप साहिल को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, बेशक ले जाइए, लेकिन प्लीज़ क्या आप मेरी रिक्वेस्ट पर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? दरअसल मैं पूरा मामला अच्छे से जानना चाहता हूँ। मैं कानून कार्रवाई में कोई टांग नहीं अड़ाऊँगा और ना ही आपको किसी भी काम के लिए मना करूँगा, लेकिन प्लीज़ बस मेरी एक बात मान लीजिए प्लीज़। इंस्पेक्टर रणधीर जी और पूरे ठाकुर परिवार को बहुत अच्छे से जानता था। उसकी समाज में अच्छी खासी साख थी, इसलिए वह रणधीर जी की बात मान गया। इधर वसुंधरा अभी भी वहीं पर रखे हुए सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे थे और वह अभी भी सदमे में थी। उसने अभी संस्कार की शर्ट पहनी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि वह जाकर अपना हुलिया ठीक कर सके और अपने कपड़े बदल सके। और संस्कार किस हक से उसका हुलिया ठीक करता, और घर में किसी को के ना होने की वजह से वह किसी से कह भी नहीं सकता था।
उसने एक नज़र वसुंधरा को देखा और फिर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए अंदर जाकर मेडिकल बॉक्स लाया और उसके कदमों में बैठ गया। वसुंधरा ने अब भी एक नज़र उठाकर संस्कार की तरफ नहीं देखा था। संस्कार ने कॉटन ली और उसमें डिटॉल लगाकर उसके दूसरे हाथ से वसुंधरा का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर लगे हुए जख्मों पर लगाने लगा। जैसे उसके जख्मों पर वो कॉटन लगी तो वसुंधरा की हल्की सी सिसकी निकल गई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। संस्कार ने भी अपनी गर्दन उठाकर वसुंधरा की तरफ देखा जो आंखें बंद करके बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तो उसे इस कदर दर्द और तकलीफ में देखकर संस्कार की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपना एक हाथ उसके आंसू पोंछने के लिए उठाया लेकिन फिर बीच में ही रोक दिया। संस्कार ने धीरे धीरे करके उसके दोनों हाथों के जख्मों को साफ करके उन पर दवाई लगा दी। वह उनके बाकी जख्मों पर भी दवाई लगाना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह वसुंधरा से कैसे कहे। वसुंधरा संस्कार की हर हरकत को नोट कर रही थी और समझ भी रही थी। तो उसने जो शर्ट पहन रखी थी तो अपने हाथों से उसके ऊपर के 2 बटन खोले और कॉलर के पास से अपनी शर्ट हटा दी जिससे उसकी गर्दन और कंधे पर लगी हुई चोट साफ साफ नजर आने लगी। वहाँ लगे हुए जख्म को देखते ही एक बार फिर से उसका दिल कट कर रह गया। उसने दवाई निकाली और अपने हाथ कांपते हुए से हाथों से उसके जख्मों पर लगाने लगा। उसके बाद संस्कार भी में खुद उसकी शर्ट के बटन लगा दिए। अब तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे ने से अभी तक कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि उन दोनों के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बाद संस्कार में उसके माथे की चोट पर दवाई लगाई और फिर जहाँ जहाँ भी उसे खरोच लगी थी वहाँ वहाँ दवाई लगाता गया। आंसू लगातार दोनों की ही आंखों से बह रहे थे लेकिन शब्द थे कि खत्म हो चुके थे। वसुंधरा की हालत संस्कार से देखी नहीं जा रही थी और उसका मन हो रहा था कि वह आगे बढ़कर उसे अपनी आगोश में भर ले और उसे यकीन दिलाए कि उसके रहते हुए आगे से उसके घर तो क्या कहीं बाहर भी कभी उसके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब वह एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके साथ रहेगा। उसका साथ देखा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर सच तो यह भी था कि इस वक्त वसुंधरा की जो हालत थी उसमें उसे किसी के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बस यही सोचकर वो उसके पास बैठ गया और फिर हिचकिचाते हुए उसके पीछे से हाथ घुमाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सीने से लगा लिया। वसुंधरा ने भी अपना सिर उसके सीने से टिकाया ही था कि तभी बबीता जी और बाकी सारे घर वाले अंदर आए। बबीता जी और रजनी जी तो संस्कार और वसुंधरा को एक दूसरे के इतने करीब देखकर ही अंदर तक जल भुन गई। एक तो पहले ही उनका दिमाग साहिल की वजह से खराब था और फिर वसुंधरा की इस हरकत पर तो उनका पारा एकदम से ऊपर चढ़ गया। उन दोनों को ऐसे देखकर उनके कदम अपनी जगह ही जम गए। वो दोनों वहीं खड़ी रह गई लेकिन सारे घर वाले अंदर आ गए। सारे घर वालों को आया देखकर संस्कार भी वसुंधरा के पास से हट गया और सोफे से खड़ा हो गया और सब घर वालों को देख वसुंधरा भी सीधी होकर बैठ गई। लेकिन अगले ही पल वह सोफे से खड़ी हुई और वहाँ से जाने लगी तो संस्कार ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे कंधे से पकड़कर वापस से सोफे पर बैठा दिया। संस्कार को वसुंधरा की इतनी परवाह करता देखकर बबीता जी का दिल जल गया। वह आगे आई और बोल, संस्कार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगे, लेकिन आखिर इस लड़की का जादू तुम पर चल ही गया और तुमने मुझसे किया हुआ वादा तोड़ दिया। क्या साहिल को उसके किए की सज़ा मिलेगी या नहीं, देखते हैं अगले भाग में। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।